आज हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल को। तो सेल का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जीवन की एक रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल इज द की फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। किसी भी लिविंग बींग का, जीवित प्राणी का की फीचर क्या है? सेल है। अब इसमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेल में। पहले हैं रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले बार नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। कब? 1665 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था, उस बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे एवी ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने पहली बार देखा था एक लिविंग सेल को और उसको डिस्क्राइब किया था कब? 1674 ईस्वी में। देन आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इन्होंने सेल के न्यूक्लियस को क्या किया था? डिस्कवर किया था। सेल में जो भी साइंटिस्ट है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, मैं उनके बारे में पहले चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे शिल्डेन एंड स्वान, ठीक है। इन्होंने दिया था 1838 ईस्वी में। ठीक है। सेल थ्योरी किन्होंने दिया था? शिल्डेन और स्वान नामक दो साइंटिस्ट। ये क्या थे? ये बोटनिस्ट थे। तो इन्होंने प्लांट सेल पे सेल थ्योरी दिया था, ठीक है। और ये जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने एनिमल सेल पे सेल थ्योरी को डिस्क्राइब किया था। अगले साइंटिस्ट हम लोग देखते हैं विर्चाव। इन्होंने क्या कहा था? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला का? कि कोई भी जो नया सेल है वो पुराने सेल से डिराइव होता है, ठीक है। मीन्स न्यू सेल आर arises from pre-existing cell, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। सेल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या था वो देखिए। और सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट क्या था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अराइजेज मेड अप ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट। मतलब जितनी भी जीवित जीव हैं, जो भी जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलके बने? या तो सेल से मिलके बने या सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था? दो स्टेटमेंट है सेल थ्योरी में। पहला स्टेटमेंट ये हुआ मेरा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा सेल थ्योरी का? ऑल सेल आर arises from pre-existing cell, ठीक है। तो शिल्डेन और स्वान ने यही स्टेटमेंट दिया था, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ
सेल और सेल प्रोडक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल सेल आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। और इसको किसने दिया था, शेल्डन एंड स्वान। शेल्डन कब दिए थे, 1838 ईस्वी में। वो क्या थे, बोटनिस्ट थे। स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने कब दिया था, 1839 ईस्वी में। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, मीन्स प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के बीच का अंतर। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, और इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होगा, यूकेरियोटिक सेल में पाया जाएगा, तो प्रेजेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग राइबोसोम के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होगा वो मेरा क्या होगा, सिंपल राइबोसोम होगा। और जो यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम होगा, राइबोसोम या राइबोसोम जो बोले आप, वो मेरा कॉम्प्लेक्स होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट रहेंगे। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकेरियोटिक में प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेंगे, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग दोनों डिफरेंस के बीच में, दोनों सेल के बीच में डिफरेंस में। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, डीएनए आर सर्कुलर, मीन्स सर्कुलर डीएनए। और जो यूकेरियोटिक सेल का डीएनए होगा वो लीनियर डीएनए होगा। कहने का क्या मतलब है कि ये वो आपका सर्कुलर डीएनए हुआ और लीनियर डीएनए इस तरह का होता है। ठीक है, मुख्य रूप से प्रमुख डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के बीच का प्रमुख डिफरेंस यही सब है। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। कुछ स्टैटिकल डाटा है सेल में, उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल। मीन्स सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा है। और इसका साइज कितना होता है, 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, लार्जेस्ट सेल। ये बात हो रही है सिंगल सेल की, स्मॉलेस्ट सिंगल सेल और लार्जेस्ट सेल में, तो लार्जेस्ट सिंगल सेल की बात हो रही है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा जो है सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका। ये सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल किसको बोला जाता है, नर्व सेल को, ह्यूमन नर्व सेल को, नर्व सेल। ठीक है,
उसके बाद बैक्टीरिया का साइज देखते हैं, ये एनसीईआरटी का डाटा है, ये सब इसलिए याद रखना है। जो एक सिंगल बैक्टीरिया होता है उसका साइज क्या होता है, जो डाटा है याद रखिएगा, बैक्टीरिया साइज, ठीक है, 3 to 5 ठीक है, 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद आरबीसी का साइज क्या होता है, ऊपर देखते हैं हम लोग। जो ह्यूमन आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी साइज, ये स्टैटिकल डाटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 7.0 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब सेल में जो है हम लोग थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। कब, 1831 ईस्वी में। न्यूक्लियस इज स्टैंड बाय बेसिक डाई, मीन्स न्यूक्लियस को हम लोग अगर सेल में न्यूक्लियस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यदि सेल को हम लोग बेसिक डाई में रखेंगे तो न्यूक्लियस जो है बेसिक डाई को एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे हम लोग पहचान जाएंगे कि ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए न्यूक्लियस के बारे में आप लोग। मतलब मेमेलियन आरबीसी जो होता है, मेमल्स का जो रेड ब्लड कार्पल्स होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्यूक्लिएटेड आरबीसी को हम लोग बोलते हैं। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। उसके बाद सीव ट्यूब में, ये प्लांट एनाटॉमी में पढ़ना, सीव ट्यूब क्या होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एंड वेसल्स में, ठीक है। प्लांट के सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वेसल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग न्यूक्लियस को। अगला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में मूल रूप से 4 स्ट्रक्चर पाया जाता है। पहला क्या है, जो न्यूक्लियस का जो कवर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। उसके बाद क्रोमेटिन, जो कि 2 प्रकार का होता है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन।
वो हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। और तीसरा इसके सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ऐसे समझिए डायग्राम के द्वारा कि ये एक यदि न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियोलस हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें क्रोमेटिन फाइबर पाया जाता है इस तरह से, ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है, सब डिटेल्स में आगे हम लोग देखेंगे। हम न्यूक्लियर इनवेलप के बारे में एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है ये दो प्रकार का होता है, मीन्स आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप जो है मेरा दो मेम्ब्रेन से बन के रहता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस रहता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप या स्पेस जो होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। समझने के लिए कि ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस है, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये जो बीच का गैप है ये, इसको बोला गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस, शॉर्ट में पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर पोर। क्या न्यूक्लियर पोर क्या होता है, इट फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ बोथ मेम्ब्रेन, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो इन्वेलप था, आउटर इन्वेलप इनर इन्वेलप, या आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक होल बनता है, छेद बनता है, उसको बोला गया क्या, न्यूक्लियर पोर। फिर इसको डायग्राम से समझते जीबी में। देखिए ये मेरा आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेरा इनर मेम्ब्रेन है, इस दोनों के बीच में जो दोनों मेम्ब्रेन आउटर में और इनर फ्यूज किया, ये जो गैप बन रहा है, 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 इसको क्या बोला गया है, न्यूक्लियर पोर। ठीक है,
चलिए, तो न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है, ये आरएनए और प्रोटीन, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर बनता है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म किसके द्वारा आता है, न्यूक्लियर पोर के द्वारा। ये क्या एक रास्ता है, न्यूक्लियर पोर क्या एक रास्ता है जिसके द्वारा न्यूक्लियस के अंदर बना हुआ आरएनए और प्रोटीन कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, जो सेल के मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रोमाटिन को। क्रोमाटिन को, ठीक है, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागा नुमा संरचना है, ठीक है, धागा के जैसे संरचना है, ठीक है। आगे देखिए, इट कंटेन डीएनए, बेसिक प्रोटीन, एंड नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन, ठीक है। मीन्स क्या इसका मतलब हुआ कि क्रोमेटिन जो ये धागे के समान स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन मीन्स कहता है कि ऐसा प्रोटीन जो जिसके साथ हिस्टोन हो, या हिस्टोनिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हिस्टोन एमिनो एसिड जो होता है, जिस प्रोटीन के साथ हिस्टोन एमिनो एसिड जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोटीन बोलते हैं। और जिसके साथ नहीं जुड़ा होता है उसको नॉन बेसिक या नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन में क्या क्या पाया जा रहा है, आपका डीएनए पाया जा रहा है, बेसिक प्रोटीन और नॉन बेसिक प्रोटीन या नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। देखिए, क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है, मूल रूप से सेंट्रोमेयर है, ठीक है। उसके बाद क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड, दूसरा क्रोमेटिड, तीसरा छोटा क्रोमेटिड, ठीक है। इस दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सेम सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोमेयर के पीछे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये मेरा क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये डिवाइडिंग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में क्रोमोसोम को डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।